ध्यान दिया जाए, ऑक्सीजन फैमिली के अंतर्गत ऑक्सीजन और उनके एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड के प्रिपरेशन का आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। आज के प्रिपरेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट H2SO4 है, लेकिन फिर भी सारा डिटेल आप लेते हुए आज इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि ऑक्सीजन, पूरे ऑक्सीजन फैमिली में इस अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। जैसे अगर एटमॉस्फेयर में बात किया जाए तो नाइट्रोजन होता है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया, तो कार्ल सीले एंड जोसेफ प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन 3 आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 816, 817 और 818। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि वो कौन सा ऑक्सीजन का आइसोटोप्स है जो इस धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो है 816। ये सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका है इस धरती पर। दूसरा, इस तीनों में कौन रेडियो एक्टिव नेचर का है, मतलब अनस्टेबल है, मतलब उसका न्यूक्लियाई स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा रेस का इमिशन करता है, तो वो है ऑक्सीजन 818। तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला, सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पर यह है। दूसरा, इसका डिस्कवर। तीसरा, कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा परसेंटेज रखता है और कौन सा रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अब बात करते हैं इसके कंपाउंड का। आपको बता दें कि इसके कंपाउंड में जिस तरह से नाइट्रोजन फैमिली आप लोग पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला कंपाउंड कौन सा आया था, डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन का याद है कॉमर्शियल मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप डाई नाइट्रोजन प्राप्त किए थे। कैसे प्राप्त किए थे, याद है, एयर को कंडेंस करके ठंडा किए थे, और ठंडा करके आप उस एयर में जो कंपोजिशन है किसका किसका ज्यादा है, एयर में कौन कौन ज्यादा होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम था और ऑक्सीजन का ज्यादा था, तो आपने क्या किया, 80 केल्विन पर वहां हिट किया, तो आपको नाइट्रोजन जल्दी से बॉयल वेपराइज होकर अलग मतलब प्राप्त हो गया, और आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप मतलब प्राप्त कर लिए नाइट्रोजन गैस को एकदम सस्ता। कॉमर्शियल मेथड में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं। आप चाहे तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ऑक्सीजन को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी मतलब याद होगा कोरोना युग में ऑक्सीजन का बहुत सारा डिमांड था, हर हॉस्पिटल के साथ एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाता था, तो वहां ऑक्सीजन को जनरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी बहुत जगह लगा, जहां एयर को कंडेंस करके लिक्विफाइड करके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट करके दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग प्राप्त किया जाता है। ऐसे अगर आप लैब में हैं तो आप लैब में इस ऑक्सीजन को उन सभी कंपाउंड से, यानी उस सभी यौगिक से कंपाउंड से आप प्राप्त कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट को डायरेक्ट केवल हीट कर दीजिएगा तो आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन का सोर्स बहुत सारा कुछ है, जैसे आप डाइऑक्साइड किसी भी मेटल के डाइऑक्साइड से या पेरोक्साइड से भी प्राप्त कर सकते हैं, या हाइयर ऑक्साइड से। इन सभी ऑक्साइड पेरोक्साइड को भी हीट करके आप ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब लैब मेथड है, लेकिन कॉमर्शियल मेथड में वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही काम करता है, क्योंकि सस्ता और आसानी से। लेकिन यही दिक्कत है कि उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होता है। तो अब बात करते हैं इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कॉपर को कॉन्क H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यानी व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्क H2SO4 देन SO2 इज ऑब्टेन्ड। तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का फॉर्मेशन मेथड है जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, और ये कीप मतलब जो ये मेथड है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl बाय मेटालिक सल्फाइड। मेटल के सल्फाइड, ये है मेटल के सल्फाइड का आप किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं, अगर HCl से कराते हैं या डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं, तो यहाँ पर आप H2S प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम बताने वाले थे कि जो मेटल के सल्फाइड्स होते हैं उसको आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ दो तरह का एसिड लेकर आपको जनरल वे में समझाने का प्रयास किया गया है कि ये मेटल का सल्फाइड है, यहाँ हमने HCl लिया तो यहाँ H2SO4 लिया, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है, H2S।
दोनों में से कोई एक रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं इसके लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। आज का मेन टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसका नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों पड़ा। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। सबसे पहला कि H2SO4 का फॉर्मेशन, H2SO4 is formed by कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस और लीचेटलियर प्रोसेस और आइडियोमेटिक प्रोसेस। तो क्या होता है इसमें? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहां ध्यान देंगे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अब इसका नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों पड़ा, ये भी इस पूरे थ्योरी में आने वाला है। सच्चाई ये है कि H2SO4 बनने से पहले H2SO4 का कॉन्टैक्ट करा दिया जाता है। जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, आप दूध से दही बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा दही उसमें मिला देते हैं तो पूरा दही बनकर तैयार हो जाता है। तो इसका नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो इसमें फ्रेश H2SO4 का कॉन्टैक्ट कराया जाता है। जो प्रोडक्ट हम लेकर चलते हैं SO3 गैस। देखिए आपको बता दें कि H2SO4 4 स्टेप में, मतलब H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। पहले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड तैयार किया जाता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जब बन जाता है, मेटल के सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करवाने पर ये सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और इस सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर SO3 का निर्माण होता है। तो यहाँ SO3 जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ये ली-चैटलियर प्रिंसिपल से होता है। ये ली-चैटलियर प्रिंसिपल जो आपको अमोनिया के हैबर प्रोसेस में भी समझाया गया था और ये 11th क्लास में पढ़ना है कि जो जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स और उसके बाद कैटलिस्ट, ये सबके इफेक्ट को समझाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको SO3 का प्रोडक्शन अधिक करना है क्योंकि H2SO4 का मेन सोर्स यही है, यही H2SO4 बनाएगा। अगर ये मटेरियल ज्यादा बन जाएगा तो आप आराम से H2SO4 ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे। तो जरा समझिए कि SO3 का प्रोडक्शन कैसे होगा। थोड़ा सा शांत दिमाग से सुनना होगा तो अब ये दिमाग में रुकेगा। हमको SO3 का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, जैसे कि अमोनिया का हैबर प्रोसेस में करवाए थे। तो हम कैसे बताए थे, याद है आप लोग को? सबसे पहले बताए थे बॉयल्स लॉ में बताए थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। और अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब इस दोनों जो लॉ है इस दोनों को एक में मिलाइए और बोलने का प्रयास कीजिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर मान लीजिए अगर प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और जब वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, घटेगा। तो कॉन्सेप्ट यही से निकाला गया है कि जब जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मोल घटेगा। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जरा जल्दी से एक चीज बताइए तो रिएक्शन से पहले टोटल मोल कितना है? जिसको नहीं समझ में आया 3 कैसे सब कोई बोल दिया, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ 1, ये 1 2 और 1, ये हो गया 3, और इधर टोटल मोल कितना है, 2 है। तो किधर किस साइड में नंबर ऑफ मोल कम है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में? प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल कम है। तो जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाना चाहेगा जिधर जाने से नंबर ऑफ मोल कम हो जाए, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है और वॉल्यूम घटने से रिएक्शन अपने आप उस ओर जाता है जिधर जाने से नंबर ऑफ मोल कम हो जाए। तो अगर आपको SO3 का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो आप ही बताइए, आप प्रेशर हाई रखेंगे कि लो रखेंगे? हाई रखेंगे तो रिएक्शन अपने आप उस ओर जाएगा जिधर जाने से वॉल्यूम घटे, यानी वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मोल घटे। तो नंबर ऑफ मोल लेफ्ट टू राइट जाने पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन से शिफ्ट होने पर होता है, और हमको SO3 का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो हम हाई प्रेशर रखेंगे। और एक चीज और, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है कि टेम्परेचर को लो रखा जाए। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये SO3 में कन्वर्ट होगा और तब जाकर हम H2SO4 का प्रोडक्शन आगे के स्टेप्स में कर पाएंगे। तो ये मेन स्टेप है H2SO4 के फॉर्मेशन में, जो आप फेवरेबल कंडीशन अगर नहीं बना पाएंगे तो आप H2SO4 का प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे। और व्हाट इज द इंपॉर्टेंट और फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4? तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये SO3 का प्रोडक्शन अगर हो गया, अब यहाँ पर देख लीजिए आ गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्यों नाम पड़ता है इसका?
क्योंकि हम यहाँ रिएक्शन बनने से पहले हम H2SO4 वो भी 98% प्योर H2SO4 हम उसमें ऐड करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में, तो ये बदल जाता है ओलियम में। आ चुका है आपके एग्जाम में, द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे H2S2O7, तो यहाँ H2O7 बनता है। अब कुछ नहीं, बस इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर, जल से रिएक्शन कराने पर ये बदल जाता है किस चीज में, H2SO4 में। तो सबसे पहले क्या बनाए आप लोग फर्स्ट स्टेप में, सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में SO3 का प्रोडक्शन, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, और उसके बाद ओलियम का प्रोडक्शन आपने किया, और लास्ट में आफ्टर हाइड्रोलाइसिस आपने H2SO4 प्राप्त किया। तो इसका नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों पड़ा? एक चीज छूट रहा है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड SO3 का जो फॉर्मेशन होता है ये V2O5 के प्रेजेंस में होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिख पाए हैं और ये आ चुका है एग्जाम में। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है वो V2O5 का, बताइए तो अमोनिया के हैबर प्रोसेस में कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है? आयरन कैटलिस्ट, और वहां पर प्रोमोटर के रूप में भी यूज किया गया था मोलिब्डेनम। तो याद रखिएगा, इन हैबर प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोटर इज यूज्ड, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, जिंक। तो आंसर होगा मोलिब्डेनम। और कौन से कैटलिस्ट का? आयरन कैटलिस्ट। यहाँ कैटलिस्ट कौन है? V2O5। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 और